हेलो मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और केमिस्ट्री के अंदर 65 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 70। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज आपका टेस्ट होने वाला है, यानी कि एमसीक्यू टेस्ट होने वाला है। आज मैं आपको बहुत सारे ढेरों एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा और प्रैक्टिस करने के बाद आपकी तैयारी एकदम धुआंधार हो जाएगी। तो आइए डिस्कस करता हूं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आसूत या शुद्ध जल की मोलरता होती है। ये क्वेश्चन हमारा 2017 में, 2022 में, 2023 में लगातार आ रहा है और इस बार 2026 में आने से नहीं चूकेगा। तो क्या है क्वेश्चन की आसूत या शुद्ध जल की मोलरता है। तो क्या हमारे पास 5.56 ml होगा, गलत, या मेरे पास 18 ml होगा, मोल प्रति लीटर होगा, 5.56 मोल प्रति लीटर होगा, या 18 मोल प्रति लीटर होगा, या 81 मोल प्रति लीटर होगा, या 55.56 होगा। तो हमारी शुद्ध जल की मोलरता जो होती है 55.56। कितनी होती है? 55.56 होती है हमारी मोल प्रति लीटर शुद्ध जल की मोलरता। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है और 2023 में क्वेश्चन आया है कि तापमान से स्वतंत्र इकाई होती है। मतलब हमारे पास मोलरता होती है, मोललता होती है, मोल प्रभाज होती है, नॉर्मलता होती है। तो इसमें से कौन सी ऐसी इकाई होती है जिसके अंदर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता? मतलब तापमान कितना भी बढ़ाओ या तापमान कितना भी घटाओ, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो होती है मोललता। मोललता एक ऐसी इकाई होती है जो कि तापमान से प्रभावित नहीं होती है, याद रखना। उसके बाद क्या है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 450 ml विलियन में 9 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। मेरे पास ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है और बहुत पूछने वाला न्यूमेरिकल है। क्या है कि 450 ml बिलियन है, मेरे पास हमें v की वैल्यू दी गई है, हमें v की वैल्यू हमारे पास दी गई है 450। उसके बाद 9 ग्राम डाला गया, मतलब WB मेरे पास कितना है, WB मेरे पास 9 ग्राम है, 9 ग्राम मेरे पास WB है। सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MB यानी कि विलेय का अणु भार कितना है मेरे पास, MB बराबर 40 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार कितना होता है, 40 होता है। तो बिलियन की मोलरता क्या होगी, मोलरता हमें निकालनी, यानी कि कैपिटल M हमें निकालना है। सिंपल तरीके से मैं सूत्र रखूंगा, क्या होगा, M बराबर क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। इस तरीके से करेंगे तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो हमें M निकालना है, M यानी कि मोलरता निकालनी है। मोलरता बराबर WB, तो WB कितना हो जाएगा, 9 ग्राम हो जाएगा, 9 ग्राम। तो 9 गुणा 1000 कर देंगे, 9 गुणा 1000 करेंगे अपॉन MB कितना है, MB मेरे पास 40 है और V कितना है मेरे पास 200, B मेरे पास कितना है 450 है, B मेरे पास कितना 450 है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें एक जीरो काट दूंगा, इस जीरो से इस जीरो को काट दूंगा, मतलब 9 गुणा 10 बराबर 90, 9 गुणा 10 बराबर 90 कर दूंगा और 90/45 गुणा 4 कर दूंगा, गुणा 4। तो 45 एकम 45 और 45 दूनी 90, मतलब 2/4 हो जाएगा, 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2 रह जाएगा। 1/2 का मतलब है 0.5। तो मेरे पास सही आंसर ये वाला आ जाएगा 0.5। तो ऐसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास 450 ml विलियन है, यानी कि मेरे पास V की वैल्यू है। उसके बाद 9 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब उस पानी के अंदर, उस विलियन के अंदर हम कितना विलेय डाल रहे हैं, 9 ग्राम विलेय डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, जिसका अणु भार 40 होता है। हमें मोलरता निकालनी है, सिंपल सूत्र रखेंगे और इसको कैलकुलेट करके हमारे पास 0.5 मोल प्रति लीटर इसकी मोलरता सामने निकल के आ जाएगी। तो अब बढ़ता हूं मैं अपने आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। कितने क्वेश्चन सही गए हैं और कितने क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, प्लीज इसको आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करता हूं मैं चौथा नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोलता है कि निम्न में से कौन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। इसमें अणु संख्या गुणधर्म पूछा नहीं गया है, इसमें बोला गया कि कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। हमारे पास अणु संख्या गुणधर्म 4 होते हैं। पहला कौन सा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, परासरण दाब। तो इसमें से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं पूछा गया है। तो हमारे पास हिमांक का अवनमन होता है, उसके बाद परासरण दाब होता है, क्वथनांक उन्नयन होता है, लेकिन पूछा गया है नहीं होता। तो हमारे पास पृष्ठ तनाव जो होता है वो नहीं होता, पृष्ठ तनाव इसका
सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा पृष्ठ तनाव है वो एक अणु संख्या गुणधर्म नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिमांक का अवनमन सीधा समानुपाती होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है, मैं सच बता रहा हूं, मैंने इसको अनसॉल्व्ड पेपर से उठाया है इस क्वेश्चन को कि हिमांक का अवनमन मतलब किसके समानुपाती होता है। क्या वो बिलियन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, या बिलियन की मोलरता के समानुपाती होता है, या बिलियन की मोललता के, या विलायक की मोललता के। तो ये किसके समानुपाती होता है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिमांक का अवनमन एक अणु संख्यक गुणधर्म है, और जो भी अणु संख्यक गुणधर्म होते हैं वो बिलियन की मोललता के समानुपाती होते हैं। याद रखना, किस पर? बिलियन की मोललता के समानुपाती होते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है, फिर से ये एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया है कि क्या बोलता है कि 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। मतलब मेरे पास 180 ग्राम जल है, मेरे पास जल कितना है? 180 ग्राम है। तो अब हमें बताना है कि इसमें कितने मोल होंगे। तो सिंपल सा हमारे पास क्या, हमें मोल यानी कि एन निकालना है। एन का मतलब क्या है? हमारे पास भार बटे अणु भार। तो भार कितना है? मेरे पास 180 ग्राम मेरे पास भार है। और जल का अणु भार क्या होता है? जल का मतलब होता है H2O। जल का मतलब है H2O। तो H का मतलब 2 हो गया, और ऑक्सीजन का मतलब H का मतलब 2 हो गया, और ऑक्सीजन का मतलब 16। तो 16 + 2 बराबर 18 हो जाएगा। तो जल का अणु भार 18 हो जाएगा। तो 180 बटे 18 कर देंगे। जब काटेंगे तो यहां पर 10 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 मोल। 10 ऑप्शन में कहां है? 10 मेरे पास ऑप्शन में यहां है। तो 10 मोल इसका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने 6 नंबर तक क्वेश्चन आपको कराए। और कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, कमेंट में बिल्कुल बता देना मुझे। अब बढ़ता हूं मैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं 7वां, 8वां और 9वें नंबर का क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड 2026 में रिपीट होने वाले हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन की तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता कैसी होती है। मतलब अगर हम तनुता बढ़ाते हैं तो उस पर विशिष्ट चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या वो बढ़ जाती है, क्या वो घट जाती है, क्या वो स्थिर रहती है, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर स्थिर रहती है। क्या होता है इसका राइट आंसर? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? चालकता कैसी होती है? घट जाती है। तो तनुता बढ़ाने पर हमारे पास विशिष्ट चालकता घट जाती है, क्योंकि आयनों की संख्या घट जाती है, इसलिए। ठीक है, उसके बाद अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है? धातु की प्रकृति पर, या धातु आयन की सांद्रता पर, या फिर तापक्रम पर, या ये सभी पर। तो ये सभी पर निर्भर करता है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव होता है वो हमारी धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, धातु आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, और कितना हमारे पास तापमान है उस तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि ये सभी। तो ये सभी फैक्टर्स काम आते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती, उसका नाम क्या है? मतलब ऐसी धातु बताइए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती, उसका नाम क्या है? क्या मेरे पास वो जिंक होगी, या मैग्नीशियम होगी, या एल्यूमिनियम होगी, या कॉपर होगी? तो कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा कॉपर? क्योंकि कॉपर जो होता है वो हमारे पास सक्रियता श्रेणी, जो हमारे पास विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसमें हाइड्रोजन से नीचे होता है, इसलिए कॉपर ये विस्थापित नहीं कर पाएगी हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको मैं आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपना स्कोर कार्ड मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं 10वें नंबर का, 11वें नंबर का, 12वें नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। आइए दिखाता हूं। हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। हमारे पास पूछा गया है, हमारे पास मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। आइए दिखाता हूं आपको। क्या 0.34 वोल्ट होता है? गलत। क्या 0.76 वोल्ट होता है? गलत। 0.2 वोल्ट होता है? गलत। 0 वोल्ट होता है। जो हमारे पास मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका जो विभव होता है वो 0.0 वोल्ट होता है। सिंपल तरीके से याद रखना। उसके बाद हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है, क्या होता है? मतलब अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक के मान में क्या परिवर्तन आएगा? क्या बढ़ेगा,
क्या वो घटेगा, क्या वो अपरिवर्तित रहेगा, मतलब उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम तापमान बढ़ाएंगे ना, तो वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ जाएगा, दोनों चीजें बढ़ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए। मतलब मेरे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया है, और इसके लिए हमें क्या करना है, इसका मात्रक बताना है। इसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, क्या वहां पर सेकंड इनवर्स होगा, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा, या लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा, या मोल लीटर इनवर्स होगा। ये सिंपल तरीका का क्वेश्चन है और बहुत बहुत बार बोर्ड में आता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। याद रखना, प्रथम कोटि के लिए पूछा जाए तो सेकंड इनवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, अगर नहीं सही जा रहे हैं तो तुरंत इनको तैयार कर लो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने तय हैं। अब मैं आगे बात करता हूं आगे वाले क्वेश्चंस पर। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा 13, 14 और 15 नंबर के क्वेश्चंस। आइए डिस्कस करता हूं। इसमें क्या है कि फेरस एक है, मतलब फेरस कैसा एलिमेंट है, फेरस एस ब्लॉक का तत्व है। हमारे पास आवर्त सारणी होती है, तो आवर्त सारणी में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो जो फेरस होता है एफ का मतलब लोहा, तो लोहा किस ब्लॉक का तत्व है, क्या वो एस ब्लॉक का तत्व है, क्या वो डी ब्लॉक का तत्व है, या वो पी ब्लॉक का तत्व है, या एफ ब्लॉक का तत्व है। तो आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 2024 में क्वेश्चन आया था और 2026 में भी आने लायक है। जो फेरस होता है वो डी ब्लॉक का तत्व होता है, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। उसके बाद KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है, मतलब मेरे पास KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट है, तो इसके अंदर हमारे पास Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। मैं आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा रहा हूं। मतलब मेरे पास KMnO4 है, मेरे पास क्या है, KMnO4 है, मुझे इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। K का मतलब पोटेशियम होता है, और पोटेशियम की होती है 1, प्लस हमें Mn की निकालनी है तो इसको हम x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन की होती है हमारे पास -2, इसको याद रखना, ऑक्सीजन की मेरे पास -2, तो -2 कर देंगे, -2 गुणा मैं 4 कर दूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है मेरे पास, ऑक्सीजन 4 है तो -2 गुणा 4 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा 1 + x -8, क्योंकि दो दोनों 4 हो जाएगा, और मतलब 2 चौको 8 हो जाएगा, और माइनस का साइन लगेगा, मतलब -8 हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें बराबर 0 कर दूंगा, बराबर 0 इस तरफ, तो -8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा x -7 बचेगा, x -7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, इस तरफ जाकर +7 हो जाएगा, मतलब उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तो मेरे पास राइट आंसर जो होगा वो +7 हो जाएगा। मैंने बहुत आसान तरीके से KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकाली। मेरे पास पोटेशियम की होती है 1, ऑक्सीजन की होती है -2, ऑक्सीजन 4 है तो 8 होगी, -8, 8 में से 1 गया तो 7 बची, तो x -7 बराबर 0। अब इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये +7 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल होती है यार, बिल्कुल आसान तरीके से आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रंगीन आयनों का निर्माण होता है। हमारे जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो ज्यादातर रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो रंगीन आयनों का निर्माण किसके कारण संभव है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। कैसे इलेक्ट्रॉन, क्या वो युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, या बाधित इलेक्ट्रॉन हो, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारे पास जो रंगीन आयन, जो कलरफुल कंपाउंड्स बनेंगे, वो रंगीन आयनों का निर्माण होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो आपको क्वेश्चंस मजेदार लग रहे होंगे, तो मैं बढ़ता हूं अपने आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। करने वाला हूं 16, 17 और 18 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं और पूरी किताब को, पूरे क्वेश्चन बैंक को देखकर बनाए गए हैं ऑब्जेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव छाट के आपके लिए लाए गए हैं। इसमें क्या है कि निम्न में से कौन लेंथेनॉइड तत्व है। मतलब हमारे पास 2 तत्व होते हैं, एक होता है लेंथेनॉइड तत्व, एक होता है एक्टिनॉइड तत्व। तो लेंथेनॉइड तत्व हमारे पास कौन है, सीरियम। सीरियम जो होता है हमारे पास एक लेंथेनॉइड तत्व होता है। जैसे कि मेरे पास एक श्रेणी होती है, उसको आपको तैयार रखना पड़ेगा। अगर कोई पूछे कि लेंथेनॉइड तत्व कौन सा है, तो सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सिमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, एटर्बियम, ये सभी तत्व जो होते हैं वो सभी लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स होते हैं। और इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती है, बस आपको बार बार रिवाइज करना है, जिससे आप बिल्कुल याद कर लेंगे चीजें। आप बिल्कुल बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे ना, अपने आप रिकॉल हो जाएंगी, अपने आप याद हो गई, आपको कुछ भी एफर्ट्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या है कि आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। जो हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट होता है वो कौन नहीं देता, क्या उसको एथेनॉल नहीं देता है, या मेरे पास एथेनल नहीं देता, कौन नहीं देता आइडोफॉर्म टेस्ट, तो बेंजोफिनॉन हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है।
एथेनॉल देता है, एथेनल देता है, एसिटोफिनॉन देता है, लेकिन जो हमारे पास बेंजोफिनॉन होता है वो हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, CaCl3 जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है, ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, क्या फॉस्जीन बनाता है या फॉर्मिक अम्ल बनाता है या क्लोरोपिक्रिन बनाता है या हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। जो हमारे पास CaCl3 होता है, जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है, वो ऑक्सीकृत होकर फॉस्जीन बनाता है। और फॉस्जीन एक पॉइजनस, एक विषैली गैस होती है जिसको सूंघने मात्र से ही लोग बेहोश हो जाते हैं और कई केसेस में तो लोगों की मौत तक हो सकती है। बहुत विषैली गैस होती है फॉस्जीन गैस। याद रखना इन सब चीजों क्वेश्चन को, और अपना स्कोर कार्ड मुझे जरूर बताना कमेंट में। मैं बढ़ता हूं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं बात करूंगा 19, 20 और 21 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स पर। क्या है 19 नंबर की, हेलोफॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं, किसके होते हैं, मीथेन के, इथेन के, प्रोपेन के, बेंजीन के। जो हमारे पास हेलोफॉर्म्स होते हैं वो मीथेन के हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। याद रखना, इन क्वेश्चंस को तैयार करना और अपना स्कोर कार्ड मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। उसके बाद क्या है कि ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा पहचाना जाता है। पहला होता है प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा द्वितीयक एल्कोहल, तीसरा तृतीयक एल्कोहल, चौथा ये सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद RMgX की जल से क्रिया से बनता है। तो जब हमारे पास RMgX यानी कि मेरे पास RMgX हो जाएगा, इसकी रिएक्शन में HOH यानी कि जल से कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास ये H जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा आगे, मतलब RH बना लेगा, RH बनाएगा, यानी कि RH इसका राइट आंसर हो जाएगा कि RMgX की जल से क्रिया करने पर RH बनता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आज आपको 21 क्वेश्चन बताए, 21 ऑब्जेक्टिव बताए। मैंने सच बता रहा हूँ 21 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए 3 घंटे का टाइम लगा है। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे लिखने मेटने में बहुत समय जाता है। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना और मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।